हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 11 के साथ। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके शीर्षक के बारे में जानेंगे। तो इसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रशस्तियों के बारे में। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। यानी जो पहले के जो राजा होते थे, राजा महाराजा, अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखते थे और उसमें अपने बारे में अपनी विशेषताओं को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा करीब 1700 साल पहले संस्कृत लिखी एक कविता से पता चलता है। ये जो समुद्रगुप्त जी हैं, इनके बारे में किससे पता चलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कवि हरिसेन द्वारा 1700 साल पहले लिखी एक संस्कृत कविता से। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हरिसेन ने उसे एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि बताया था। आपको तो अभी मैंने बताया है फ्रेंड्स कि प्रशस्ति का मतलब क्या होता है। तो प्रशंसा में लिखा हुआ, और प्रशंसा में जो लिखा हुआ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ रहता है। तो हरिसेन ने भी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि बताया उन्हें। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा इलाहाबाद प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का, दक्षिणापथ के 12 शासकों का, असम तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम के कई गण संघ के राजाओं, बाह्य इलाकों के कई शासकों जिनमें कुषाण एवं शक के कई शासकों की चर्चा की गई है। और ये सभी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। ये जो शासक थे ये सब क्या था? तो समुद्रगुप्त की अधीनता ये लोग स्वीकार किए थे। प्रयाग, उज्जैन और पाटलिपुत्र गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। प्रशस्तियों शासकों के वंशावली, पूर्वजों की सूची। ये जो वंशावली होती है इसका मतलब होता है पूर्वजों की सूची के विषय में बताती है। जैसे समुद्रगुप्त की वंशावली में पिता चंद्रगुप्त वंश के प्रथम शासक तथा माँ कुमार देवी लिच्छवीगण के बारे में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके वंश से क्या पता चलता है? वंशावली से कि उनके पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। और माँ कौन थी? तो कुमार लिच्छवी की शासिका थी सॉरी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के बिंदु की ओर। तो समुद्रगुप्त तथा उनके पिता चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण किए। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। और कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास और आर्यभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम बढ़ते हैं हर्षवर्धन की ओर। तो करीब 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित से मिलती है, जो उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में लिखी है। चीनी तीर्थयात्री xuanzang हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी समय तक रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी यात्री xuanzang किसके दरबार में काफ़ी समय तक रहा, तो आपका उत्तर होगा हर्षवर्धन। ओके। हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। हर्ष के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया और मगध तथा बंगाल को जीता। अब आपसे पूछा जाए कि हर्ष के जो बहनोई थे वो कहाँ के शासक थे, तो आपका जवाब होगा कन्नौज के। और किस शासक ने उन्हें मार डाला? तो बंगाल के शासक ने। हर्ष ने जब नर्मदा नदी का पार कर दक्कन के आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिनी द्वितीय ने उसे रोक लिया था। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिनी द्वितीय के बारे में। तो करीब 1400 साल पहले पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक राजवंश थे। पल्लव, इनका राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लवों की राजधानी कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था, तो आपका जवाब होगा किसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के तट तक, डेल्टा तक फैला हुआ था।
चालुक्य राजधानी एहोल था। जो चालुक्य है उनकी राजधानी कहाँ थी? तो एहोल थी। इसका राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। इनका जो राज्य था वो कहाँ था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। एहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया था, जहाँ कई मंदिरें थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे, यानी जो भी शहर समृद्ध थे, खुशहाल शहर थे, उन्हें ही ये लोग क्या करते थे? तो अपना निशाना बनाते थे। अब है पुलकेशिनी द्वितीय। यह प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके बारे में उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। प्रशस्ति में उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिनी द्वितीय को यह अपने चाचा से मिला था, यानी उनका जो राज्य था वो उनके चाचा से मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, पल्लवों को भी पराजित किया। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि पल्लवों और चालुक्यों को किसने समाप्त कर दिया था, तो राष्ट्रकूट ने और चोल वंशों ने। ठीक है, अब इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। 3 राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पर आनुवंशिक बन गया, जो हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी बन गया। यानी ये जो प्रशासनीय पद थी ये आनुवंशिक थी, यानी वंश परंपरा के अधीन चलती थी। तो इसीलिए हरिसेन अपने पिता की ही तरह महादंड नायक बन गया, यानी मुख्य न्याय अधिकारी बन गया। इसके साथ साथ ये कुमार मात्य यानी महत्वपूर्ण मंत्री और संधि विग्रहिक युद्ध और शांति विषयों का मंत्री भी बन गया। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का भी काफ़ी बोलबाला था। जो प्रमुख व्यक्ति होते थे ना, जो गांव के लोग होते थे, यानी जो मतलब ऊंचे दर्जे के लोग होते थे, वो प्रमुख व्यक्ति होते थे और उनका स्थानीय प्रशासन पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नगर श्रेष्ठी के बारे में। तो नगर श्रेष्ठी क्या है? तो मुख्य बैंकर और शहर का व्यापारी है। सातवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले के नेता को कहते हैं। प्रथम कुली कौन है? तो मुख्य शिल्पकार को कहा जाता है। कायस्थ क्या है? तो लिपिकों का जो प्रधान होते हैं उन्हें कायस्थ कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेना के बारे में। तो सुसंगठित सेना रखते थे, जिसे हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे। सेना नायक ये राजा को सैन्य सहायता देता था और ये नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी, जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। जहाँ राजा निर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, यानी जहाँ भी राजा निर्बल होता था वहाँ पे ये लोग स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण के राज्यों के सभाओं के बारे में। तो पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुटे विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम कराती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक व्यापार समूह था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आम लोगों के बारे में कि आम लोगों के बारे में क्या धारणाएं दी गई थी। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज्य दरबार का चित्रण किया है, जिसमें राजा और ब्राह्मण को संस्कृत में तथा अन्य वो महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम की कहानी है। फासियान ने अछूतों को दुर्गति पर लिखा है। ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे तथा जब बाजार या शहरों में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर चोट करते रहते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अन्यंत के बारे में, मतलब इसे जो अलग है कुछ चीज़ें उनके बारे में। तो अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की भूमिका निभाई है। अरब में रहने वाले बेदुइन यानी जो घुमक्कड़ कबीले थे,
के लोग ऊँटों पे आश्रित थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी और इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि और कुरान को पवित्र माना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कुछ इम्पोर्टेंट तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तिथि है गुप्त वंश की शुरुआत। तो ये कब हुई थी? तो 1700 साल पहले हुई थी। और हर्षवर्धन का शासन कब तक था? तो ये 1400 साल पहले हुए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है कि आपको आज की सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़ा है तो इसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जिसके थ्रू आप हमारे इन पेजों से जुड़ सकते हैं। और आपको यहाँ से क्लास की PDF और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की वीडियो और हैंड रिटन नोट्स यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर